वर्नर थ्योरी को, तो ये डेवलप हुई थी 1893 में। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने COCl3 लिया और अमोनिया में डाला। फिर उसके बाद इन्होंने कंडक्टेंस चेक करना शुरू किया। अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में आइडिया लग गया। क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये गेट 2019 में आया था। हेलो बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका एसआप इंस्टीट्यूट में। तो बच्चों, एसआप इंस्टीट्यूट स्टार्ट कर रहा है अपनी सीरीज, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे कॉन्सेप्ट्स, कराएंगे उनके क्वेश्चंस और साथ ही में देंगे बिल्कुल फ्री टेस्ट, ताकि आप चेक कर सकें आपको वो टॉपिक आया है या नहीं आया है। ये जो टेस्ट रहेंगे, इनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इनको देना ना भूलें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेके बने हैं और इससे ये जरूर चेक हो जाएगा कि आज की क्लास जो आप सीखने जा रहे हैं वो आपने कितने अच्छे से सीखी। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। IITJAM, CSIR NET, CUET PG, गेट या फिर किसी भी केमिस्ट्री के पेपर में जहां पे आप केमिस्ट्री का एग्जाम देने जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आप देखेंगे तो जो बॉन्डिंग एंड कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस हैं, उसको हम लोग 4 हिस्सों में बांटते हैं। जो सबसे पहले थ्योरी आई थी वो आई थी वर्नर्स थ्योरी, जो अल्फ्रेड वर्नर ने दी थी। फिर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी और फिर लिगेंड फील्ड थ्योरी। इसके बाद एंगुलर ओवरलैप मेथड भी है, वो हमें नहीं पढ़ना है। जो हमें पढ़ना है वो मैंने आपके सामने लिख दिया है। तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है वर्नर्स थ्योरी। अगर आप देखेंगे वर्नर्स थ्योरी को, तो ये डेवलप हुई थी 1893 में और वर्नर्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का सबसे पहला अटेम्प्ट था उसकी बॉन्डिंग को एक्सप्लेन करने के लिए। इससे पहले कोऑर्डिनेट बॉन्ड को किसी ने बताया नहीं था कि ऐसा भी कोई बॉन्ड एग्जिस्ट करता था। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने COCl3 का सोल्यूशन लिया था अमोनिया में, और जब उसमें डाला तो वहां से जो इनको कॉम्प्लेक्सेस मिले, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्सेस, वो इनको अलग अलग कलर के कॉम्प्लेक्सेस मिले और उन्हीं कॉम्प्लेक्सेस की वजह से आज हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज आप घर पे पेंट लगा रहे हैं और बहुत सारी एप्लीकेशन है जो आज हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, देखिए इन्होंने किया क्या था। तो एक्सपेरिमेंट क्या था, इन्होंने COCl3 लिया और अमोनिया में डाला। जब अमोनिया में डाला तो इससे पहले आप ऐसा समझिए कि उनके पास कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस नाम की कोई चीज नहीं थी, उनके पास इनऑर्गेनिक सॉल्ट थे। तो इनके लिए ये COCl3 था। तो जैसे पानी में डालते थे तो हाइड्रेशन हो जाता था। तो ये जो हाइड्रेशन था, हाइड्रेशन से वो लोग ये मानते थे कलर वलर नहीं चेंज होता है, क्योंकि ये किसी तरह का बॉन्ड है ही नहीं, ये तो चुपचाप क्लोराइड के साथ बाहर से कोई इंटरेक्शन हो रही है पानी की। सिमिलरली जब अमोनिया में डाला तो उन्हें ऐसा नहीं था कि अलग अलग कलर दिख जाएगा, पर जब उन्होंने फॉर्मूला चेक किया COCl3.6 अमोनिया का, उनको येलो कलर मिला। जब उन्होंने COCl3.5 अमोनिया का, इनका ये कलर मिला। और गजब तो तब हो गया जब उन्होंने COCl3.4 अमोनिया को चेक किया। दोनों 4 अमोनिया है पर दोनों अलग अलग कलर दे रहे हैं। जब ये देखा उन्होंने कि एक ही फॉर्मूला 2 अलग कलर दे रहा है, तो आपको बता दूं अल्फ्रेड वर्नर एक ऑर्गेनिक केमिस्ट थे जो स्टीरियो केमिस्ट्री के आइसोलेशन ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स पे काम करते थे। ठीक, अब जब उन्हें पता चल गया कि एक ही फॉर्मूले के 2 कलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, अब जब 2 कलर एग्जिस्ट करेंगे तो डेफिनेटली वहां पे ज्योमेट्रिकल आइसोमर हो सकता है। ठीक है, तो इसीलिए उनको ये लगा कि ये जो बॉन्डिंग है, दिस इज अ टाइप ऑफ डायरेक्शनल बॉन्डिंग, क्योंकि जो ये अलग अलग कलर ज्योमेट्रिकल आइसोमर का कॉन्सेप्ट है, ये डायरेक्शनल बॉन्ड के लिए ही हो सकता है। आयनिक बॉन्ड यानी जैसे जो इनऑर्गेनिक के पहले कंपाउंड्स माने जाते थे, जिनमें प्रिडोमिनेंटली आयनिक माने जाते थे, उनमें ये कॉन्सेप्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि यहां पे कोई अलग से एक डायरेक्शनल बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। डायरेक्शनल बॉन्ड वो बॉन्ड होता है जिसकी पर्टिकुलर ज्योमेट्री ऑब्टेन हो सकती है, मतलब जो पर्टिकुलर डायरेक्शंस में बनता है। जैसे कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल होता है, पर आयनिक बॉन्ड जो होता है वो नॉन डायरेक्शनल। तो इन्होंने क्या कहा, तो इन्होंने फिर आगे और चेक करना शुरू किया, चलो देखते हैं क्या अलग से। ठीक है, और आपको मैं बता दूं, इन्होंने जो वर्नर ने जो कॉम्प्लेक्स चेक किए, एक किस्मत की बात है, भगवान चाहते ही थे कि हम लोग आगे चल के ये चीजें निकालें। उन्होंने जो कॉम्प्लेक्स सिलेक्ट किए वो सारे के सारे इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस थे। कौन से कॉम्प्लेक्सेस? इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस। ये जो इनर्ट कॉम्प्लेक्स का कॉन्सेप्ट है, ये हम लास्ट में जब हम अपना काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म में जाएंगे और कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स की काइनेटिक्स को पढ़ेंगे, वहां पे हम लोग सीखेंगे कि लेबिलिटी और इनर्टनेस क्या होता है। अभी के लिए मैं इतना बता देता हूं कि इनर्टनेस, वो इनर्ट कंपाउंड वो कंपाउंड है जो रिएक्टिव नहीं होते। ठीक, तो भगवान की कृपा से इन्होंने जो मतलब कोबाल्ट +3 लिया था, ये बहुत ही इनर्ट होता है। ठीक है, तो यहां पे जो कॉम्प्लेक्स बना, ठीक, तो इन्होंने इसको AgNO3 से रिएक्ट कराया। क्यों AgNO3 से रिएक्ट कराया? ये सोच के AgNO3 को एक क्लोराइड, ब्रोमाइड, इन सब का
डिटेक्टर की तरह यूज करते हैं कि भाई ये जितने, अगर 1 मोल मैं इसका ले रहा हूं, मैंने इसका 1 मोल लिया है और इसको एक्सेस में ले लेता हूं, तो ये मेरा लिमिटिंग रिएजेंट हो जाता है। तो इसके जितने मोल क्लोराइड खाली होंगे वो रिएक्ट कर लेंगे AgNO3 से और उतने मोल AgCl आपको दे देंगे। अब इस AgCl से क्या होता है, AgCl का प्रेसिपिटेट बन जाता है। प्रेसिपिटेट करके तोल लो, इसको वे कर लो। जैसे ही आप वे कर ले तो आपको पता लग जाता है, ओहो इसके 1 मोल से इतने ग्राम यानी इतने मोल मिल रहा है। कहने का मतलब इसके इतने मोल क्लोराइड खाली होंगे। अब जब वो खाली होंगे, उसी की वजह से हम पता लगा लेते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स कैसा है और इसके अंदर क्या बना है, बाहर क्या बना है। अंदर बाहर क्या होता है वो मैं भी थोड़ी देर में बताऊंगा। ठीक है बच्चों। तो फिर इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा तो गजब चीज मिली। इनको 1 मोल से इसके 3 मोल मिल गए। कितने मोल मिल गए बच्चा? 3 मोल। कितने मोल? 3 मोल। ध्यान से देखिएगा। फिर जब 5 अमोनिया लिया यहां पे, तो क्लोराइड में जब इसको यहां पे करके यहां पे से 2 ही मिले, 3 नहीं मिले। COCl3 तो 3 देने चाहिए थे ना भाई। COCl3 तो अगर वो पूरी तरह आयनिक होता, यानी मतलब जैसे मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड उनकी तरह होता COCl3, तो आपको 3 क्लोरीड देना चाहिए था ना। पर यहां पे कितने क्लोराइड मिले? 2। अब उसे समझ में आना शुरू हुआ, अरे 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 यहां पे तो कोई गजब चीज हो रही है। गजब चीज क्यों हो रही है? क्योंकि ये 3 के 3 क्लोराइड नहीं ले जा पाया। एक क्लोराइड अंदर ही बैठा हुआ है। ठीक, कहां बैठा हुआ है? तो वही तो इसने बोला आयनाइजेबल वैलेंसी जो है वो 2 है, 3 नहीं है। ठीक, आगे आप देखेंगे तो यहां पे 1 मोल COCl3 जब 4 अमोनिया ग्रीन वाला लिया तो 1 ही मोल मिला। क्लोराइड तो 3 थे पर 1 ही मोल क्यों मिला? तो इसने बोला आयनाइजेबल वैलेंसी 1 की है। जब दूसरे वाला लिया वॉयलेट वाला, ठीक, उसका भी 1 ही मोल मिला। तो ये बिल्कुल अब इनको श्योर हो गया था कि यहां पे जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट यही है कि कोई ना कोई डायरेक्शनल बॉन्ड कर रहा है और ये क्लोराइड निकल नहीं पा रहा है। क्लोरीन के साथ क्लोराइड ने यहाँ पे डायरेक्शनल बॉन्ड बना रखा है जिसको आयनाइजेबल वैलेंसी नहीं है। अगर आयनाइजेबल होती तो इसने ये समझा कि 2 क्लोराइड यहाँ पे आयनाइजेबल नहीं है, यानी 2 क्लोराइड ने कुछ ऐसी बॉन्डिंग कर रखी है कि कोबाल्ट उसको छोड़ नहीं रहा है। हेलो बच्चों, आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा। अगर आप ऐसा ही एक्सक्लूसिव कंटेंट पाना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ASAP ChemTime ऐप, जहां पे आपको IITJAM, CSIR NET, गेट्स, UET PG, असिस्टेंट प्रोफेसर, PGT केमिस्ट्री, इन सभी एग्जाम्स की टेस्ट सीरीज, मटेरियल्स, कोर्सेज सब कुछ मिल जाता। तो देरी किस बात की है? डाउनलोड कीजिए ASAP ChemTime ऐप या कांटेक्ट कीजिए नीचे दिए हुए नंबर पे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो में। फिर उसके बाद इन्होंने कंडक्टेंस चेक करना शुरू किया। जब कंडक्टेंस चेक किया तब समझ में आया इसकी कंडक्टेंस देखो 390। ठीक, कितनी कंडक्टेंस आई है यहां पे? अगर आप देखोगे 390, इसकी जो कंडक्टेंस है वो है 390। ठीक है, 390 यहां पे कंडक्टेंस जो आई है वो आई है 390। इसकी जो कंडक्टेंस 5 261। ठीक, इसकी जो कंडक्टेंस आई, यहां पे कंडक्टेंस देखी गई 102। यहां पे कंडक्टेंस कितनी आई? 102। और यहां पे भी कंडक्टेंस देखी गई 102। सबकी कंडक्टेंस भी अलग अलग है। अरे हाँ है ना। तो ये जो कंडक्टेंस होती है 350 के आसपास, ये LaCl3 के जैसी होती है। जैसे LaCl3 होता है ना, उसकी कंडक्टेंस इसके आसपास एग्जिस्ट करती है, यानी La+3 और क्लोराइड माइनस। ये वाला जो था, इसकी जो कंडक्टेंस है वो CaCl2 जैसी थी। और ये वाला जो कंडक्टेंस है NaCl, ये NaCl जैसी। ये बाइनरी सल्यूट बन गया। ये तो बाइनरी सल्यूट की तरह काम कर रहा है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? इनकी जो कंडक्टेंस होती है ये, तो यहां पे कुछ ऐसा आइडिया लग रहा था, ये जो है, ये वर्नर के समय पे उपलब्ध नहीं था, वर्नर के बाद में हमने चेक किया। मैं आपको बता रहा हूं, वर्नर ने अपना पूरा जो हमने किया है वहीं से पता लगा लिया था और थोड़ा सा उन्होंने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स से पता लगा लिया था कितने होने चाहिए थे और कैसे एग्जिस्ट कर रहे हैं। ठीक, मैं बस आपको एक एक्स्ट्रा प्रूफ दे रहा हूं ये समझाने के लिए चीजें कैसे एग्जिस्ट करती हैं। ठीक, तो जो LaCl3 है, तो ये तो 390 वाला एग्जिस्ट कर रहा है, ये 261, ये 102 और 102। तो ये जो थे ये LaCl3 की तरह, ये CaCl2 और ये NaCl की तरह है। तो इससे भी अंदाजा लगता है कि इनका कुछ और ही काम चल रहा है। ठीक, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। क्या बोलते हैं इसको? 1:3 इलेक्ट्रोलाइट। इसको हम बोलते हैं 1:2 इलेक्ट्रोलाइट और इसको हम बोलते हैं 1:1 इलेक्ट्रो। चलेगा? COCl3 को अगर आप देखोगे तो
तो ये येलो कलर का था और 1:3 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा। और ये बात हमें AgCl से भी प्रूव हो गई थी, क्योंकि इसके 3 AgCl मिले थे, यानी 3 क्लोराइड बाहर थे। तो इसने बोला 3 क्लोराइड बाहर रह रहे होंगे और बाकी अमोनिया के साथ ये ऐसे 6 के 6 ऐसे अंदर रह रहे हैं। फिर जो पर्पल वाला था वो यहाँ पे एक क्लोरीन अंदर रह रहा होगा, क्योंकि इसके 2 मोल क्लोराइड बाहर मिल रहे थे, तो उसने बोला 2 ही क्लोराइड बाहर होंगे, यानी आयनाइजेबल क्लोराइड जो होंगे वो 2 ही होंगे, और वो 1:2 इलेक्ट्रोलाइट बना रहा होगा। जो ग्रीन वाला है वो 1:1 इलेक्ट्रोलाइट है, और जो वायलेट वाला था वो भी 1:1 इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव कर रहा था। ठीक, तो ये सब आपस में आइसोमर्स होंगे। उनको क्या लगा कि ये दोनों आपस में क्या है, आइसोमर्स हैं, क्योंकि सेम फॉर्मूला है, पर इनकी प्रॉपर्टीज, क्योंकि कलर अलग अलग है, एक ग्रीन है और एक वायलेट है। ठीक है, तो वर्नर ने क्या बोला, वर्नर ने बोला कि मेटल्स जो हैं वो 2 तरह की वैलेंसी दिखाते हैं। इससे पहले मेटल एक ही तरह की वैलेंसी दिखाता था, वो था आयनिक बॉन्डिंग। जो क्लोराइड थे वो आयनिक बॉन्डिंग की तरह काम आ रहे थे। यहां पे इन्होंने बोला कि भाई ना, यहां पे 2 तरह की वैलेंसी है। नंबर 1 वैलेंसी प्राइमरी और आयनाइजेबल, नंबर 2 सेकेंडरी और नॉन आयनाइजेबल। ये चीज थी, ये वर्नर स्पेशल थी, मतलब वर्नर ने अपनी डिस्कवर की थी। ये इसके बारे में वर्नर ने बताया, जो हम आगे चल के बात करेंगे। आप देखेंगे ये डायरेक्शनल बॉन्ड है, जिसे उसने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बोला, और ये नॉन डायरेक्शनल वाला जो नॉर्मल पहले से ही चलता आ रहा था, और इसे उसने आयनिक बोला, और ये आयनाइजेबल होती है, ये नॉन आयनाइजेबल इसीलिए बोल पाए, वर्नर क्यों बोल पाए ऐसे कि ये नॉन आयनाइजेबल है, क्योंकि वो इनर्ट कॉम्प्लेक्सेस के साथ डील कर रहे थे। अगर वो लिबाइल के साथ कर रहे होते तो उन्हें समझ में आ जाता कि ये भी आयनाइजेबल हो जाता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, पर अच्छी बात है ना भाई, भगवान की कृपा से वो चीज वहां पे वैसे नहीं हुई, तो हमें आज पता चल गया कि ये चीज ऐसी ही है। अरे हाँ है ना? ठीक। अब जब प्राइमरी वैलेंसी की बात करते हैं तो प्राइमरी वैलेंसी कुछ नहीं होती। ठीक है, उस समय पे जब वो प्राइमरी वैलेंसी का नाम दे रहे थे तो वो यही बोल रहे थे कि मोनो एनायंस सेटिस्फाई कर रहे हैं। जितनी वैलेंसी मोनो एनायन सेटिस्फाई करे, तो आपको आजकल के दौर में ये जो प्राइमरी वैलेंसी लेनी है वो कुछ नहीं है, आपको ऑक्सीडेशन स्टेट लेनी है। बस क्या लेना है आपको? ऑक्सीडेशन स्टेट। और सेकेंडरी वैलेंसी को और कुछ नहीं लेना है, कोऑर्डिनेशन नंबर लेना है। और मैं ये मान के चलता हूं कि आपको ये कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह का आइडिया होगा। ऑक्सीडेशन स्टेट और कोऑर्डिनेशन नंबर आपको पता है। ठीक है, चलिए। तो प्राइमरी वैलेंसी, और ये जो अंदर की तरफ है ये सेकेंडरी वैलेंसी है, जो बाहर नहीं निकला। ये कॉम्प्लेक्स उसने ब्रैकेट बना दी और उसने बोल दिया कि भाई देखो ये इसके अंदर है, ये अंदर वाली चीज बाहर नहीं निकलेगी। असल में निकलती है, जब मैं रिएक्शन मैकेनिज्म कराऊंगा, फिर से कराऊंगा, लिबाइल कॉम्प्लेक्स की निकल जाती है। ठीक, पर उन्होंने जो बोला, उन्होंने बोला था ना ये नहीं निकलेगा, ये सेकेंडरी वैलेंसी है। क्लियर है कि नहीं? ठीक। अब तो ये सारी बातें हैं जो ध्यान से देखिएगा। प्राइमरी वैलेंसी जो होती है, इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल एटम। ठीक, इट इज नॉन डायरेक्शनल एंड इट इज आयनाइजेबल। ये तीनों बातें हैं। सेकेंडरी वैलेंसी, इट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज डायरेक्शनल एंड इट इज नॉन आयनाइजेबल। अब आपको प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में आइडिया लग गया। ये सब कुछ आपके सामने प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी है। देखिए, इट इज इक्वल टू द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल एटम, इट इज नॉन डायरेक्शनल, इट इज आयोनाइजेबल। क्लियर है? इट इज इक्वल टू द कोऑर्डिनेशन नंबर, इट इज डायरेक्शनल इन नेचर, इट इज नॉन आयोनाइजेबल। ये सब कुछ मैंने आपको बताई दिया। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, ये आयनिक बॉन्ड है। क्लियर है कि नहीं क्लियर? अब मैं आपको एक गजब चीज बताऊंगा, ये इसमें आप जरूर गलती करोगे, ध्यान से देखना। ठीक, रुकना नहीं, ध्यान से देखना। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है, रिप्रेजेंटेशन वो ऐसे होता है। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो डॉटेड स्ट्रक्चर में होता है, और ये वाला जो होता है ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर, मतलब इसको पूरा ऐसे दिखाया जाता है, मतलब वर्टिकल लाइन में, और इसको डॉटेड लाइन में दिखाया जाता है। ठीक है, तो अगर मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दूं, ठीक, मान लीजिए मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स दे रहा हूं, क्वेश्चन दे रहा हूं। देखिए, मैं आपके सामने क्वेश्चन लेकर आया हूं। अगर COCl अमोनिया 5Cl2 ये आपके सामने है। ठीक है, अगर आप इसको देखते हैं और आपको लगता है कि ये मतलब एक क्वेश्चन है, तो इसका क्वेश्चन है नंबर ऑफ क्लोराइड्स Cl माइनस सेटिस्फाइंग
प्राइमरी वैलेंस कितने होंगे? नंबर ऑफ क्लोराइड सेटिस्फाइंग सेकेंडरी वैलेंस, ये कितने होंगे? तो बच्चों जल्दी बताइए। तो आप में से बहुतों का आंसर आएगा इसमें दो, सॉरी, कितने लोग प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहे हैं? दो। सेकेंडरी वैलेंसी को कितने कर रहे हैं? एक, है ना? यही आंसर जाएगा आपका। तो आंसर है इसका गलत, ये आंसर गलत है। का एक्चुअल आंसर है 3। तो ये जो तीनों के तीनों होते हैं बच्चा, ये वाले और ये वाले, क्लियर है? ये तीनों के तीनों आपका पॉजिटिव चार्ज को सेटिस्फाई कर रहे हैं, यानी आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट को सेटिस्फाई कर रहे हैं। इसीलिए नंबर ऑफ Cl माइनस सेटिस्फाइंग प्राइमरी वैलेंसी जो होता है वो 3। तो क्लोराइड यानी नेगेटिव चार्जेस भले अंदर हो या भले बाहर हो, नेगेटिव चार्जेस भले अंदर हो या भले बाहर हो, वो प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करेंगे ही करेंगे, ठीक? और जो अंदर होता है वो सेकेंडरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करता है, तो ये तो 1 होना चाहिए, ठीक? तो इसका आपको ध्यान रखना है। और जो रिप्रेजेंटेशन आएगी देखिएगा, बहुत अच्छी है। तो जो इसकी रिप्रेजेंटेशन होगी वो देखिएगा, CO एक Cl है, बाकी 5 अमोनिया है, यस? और 2 क्लोरीन। ये 2 क्लोरीन तो आई गए, पर साथ ही साथ यहां पे भी एक डॉट लगेगा, क्योंकि ये भी प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो भी प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऐसे डैश से रिप्रेजेंटेड होती है, तो यहां पे भी आपको एक डैश रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, यहां पे भी आपको एक डैश को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा। तो थोड़ा ध्यान रखना है, और ये चीज आप जनरली गलत करते ही करते। अगर आपसे ये पूछ लेता स्ट्रक्चर की क्या स्ट्रक्चर बनना चाहिए, वो आपसे गलत हो जाता है। थोड़ा इस चीज का ध्यान रखिएगा। लिमिटेशंस ऑफ वर्नर्स पे चलते हैं, छोड़िएगा नहीं, अभी पीछे में PYQs जितने भी आ रखे हैं वो मैं आपको करवाऊंगा, ध्यान से देखिएगा। Why only certain elements possess the remarkable property of forming coordination compound? यानी कुछ ही क्यों कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाते हैं, इसके बारे में वर्नर थ्योरी बात नहीं करती है। Why the bonds in coordination compound have directional properties? ये डायरेक्शनल प्रॉपर्टीज क्यों आती है, ये भी नहीं बता पाता है। And why coordination compounds have characteristic magnetic moments and optical properties? इसको भी ये एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि मैग्नेटिक और ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज कहां से आती। क्वेश्चन करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, ये गेट 2019 में आया था, ठीक है? जरा ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। अ कॉम्प्लेक्स इज द कंपाउंड ऑफ 1 क्रोमियम, क्रोमियम 1 है, एंड 3 ब्रोमाइड्स एंड 6 वाटर, यानी CbR3.6H2। अपॉन एडिशन ऑफ एक्सेस AgNO3 1 ग्राम सोल्यूशन, इसका 1 ग्राम सोल्यूशन, कितने ग्राम? 1 ग्राम, यानी कितने मोल? 1 बाय क्रोमियम का भार है 12 प्लस इसका भार है 80, 3 इंटू 80 प्लस 6H2O, H2O का भार होता है 18, 108। इतने मोल आपने लिया था। कितना हो गया? ये हो गया 240, 292, और ये तो 400 आ गया भाई, 1/400 मोल। यस, 1/400 मोल आपने इसका लिया, और आपको 0.94 ग्राम ऑफ AgBr मिल गया। तो AgBr कितना मिल गया आपको? 0.94 ग्राम, और मोलर मास कितना होगा? 108 प्लस 188, यानी 1/20 मोल मिल गया। कहने का मतलब ArBr3.6H2O के इससे, अगर आपको ध्यान से देखिएगा, AgBr कितना, इसके 1/40 मोल से आपको 1/20 मोल मिल जाता है। इसके 1 मोल से कितना मिलेगा आपको? इसके 2 मोल मिल जाएंगे, यानी 2 ब्रोमाइड बाहर होंगे। तो 2 ब्रोमाइड किस में बाहर होंगे? यहां पे बाहर होंगे, क्लियर? तो इसीलिए आपका आंसर ये बन जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? सही बात है कि नहीं सही बात है भाई? जितने ब्रोमाइड बाहर होंगे, यानी वो जो बाहर वाली वैलेंसी में एग्जिस्ट करते होंगे, यानी आयनाइजेबल वैलेंसी होगी, यानी प्राइमरी वैलेंसी होगी, यानी बाहर की तरफ जो होगी, मतलब आयनाइजेबल वैलेंसी होगी, वो क्या हो जाता है? वो आपका यहां पे आप उसे
इसको यूज कर सकते। ठीक है कि नहीं? ठीक है, इसीलिए आपका आंसर बी आ जाए। चलिए नेक्स्ट अगला करते हैं। अगला भी क्वेश्चन में क्या है, क्रोमियम 3+ का एक एक्वस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ कॉम्प्लेक्स था, वाज फाइंड टू एग्जिस्ट इन 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर्स। अब 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर में एग्जिस्ट करता है, तो आपको पता ही है या तो COCl2, ये तो 2 ज्योमेट्रिक आइसोमर में कोई भी एग्जिस्ट नहीं कर सकता, या तो ये कर सकता है या तो ये कर सकता है। इसके 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर होते हैं, फेशियल और मेरिडोनियल। ये हम करेंगे, तो हम आइसोमेरिज्म करेंगे तो वो हम देखेंगे। वैसे आप कक्षा 12 पास ही हैं, मैं ऐसा मान लेता हूं कि आपको ये आता होगा, पर ठीक है, फिर भी हमें आइसोमेरिज्म करना है, तो मैं आपको आइसोमेरिज्म की इतनी गजब चीज कराऊंगा, पर तब तक के लिए अभी मान लेते हैं कि ये फेशियल मेरिडोनियल में एग्जिस्ट करता है, और आपको पता है ये सिस और ट्रांस में एग्जिस्ट। तो यही दोनों जो हो सकते हैं जिनके 2 आइसोमर एग्जिस्ट कर सकते, ना ये है ना ये है, तो ये दोनों के आइसोमर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। ए व्हाइट प्रेसिपिटेट वाज फॉर्म्ड। व्हाइट प्रेसिपिटेट मिलने का मतलब एक क्लोराइड तो बाहर है ही है, तभी व्हाइट प्रेसिपिटेट मिला है AgNO3 के ऐड करने से। इसमें तो व्हाइट प्रेसिपिटेट नहीं मिल सकता क्योंकि AgCl प्रेसिपिटेट हो ही नहीं सकता, तो इससे आपका टिफर वाले का जो आंसर है वो बी आ जाए। क्लियर है कि नहीं क्लियर? ठीक, टिफर 2021 में फिर से एक क्वेश्चन आ गया। इसमें क्या आया, एन आइसोमर ऑफ द कॉम्प्लेक्स COEN-Cl2Br ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है और सफर्स लॉस इन वेट, और वेट तभी लॉस सफर कर सकता है अगर H2O बाहर हो। अगर H2O क्या हो, बाहर। जैसे यहां पे आप देखोगे क्या H2O बाहर है? नहीं। H2SO4 के करने से पानी नहीं निकलेगा। क्या यहां H2O बाहर है? नहीं। H2SO4 के करने से पानी नहीं निकलेगा। क्या यहां H2O बाहर है? नहीं। H2SO4 के करने से पानी नहीं निकलेगा। तो वेट लॉस तभी होगा जब पानी बाहर की तरफ होगा, सिंपल सी बात है। तो सफर्स वेट लॉस तभी हो सकता है जब H2O बाहर हो, यानी यही कॉम्प्लेक्स आंसर यही आ गया। बाकी आगे पढ़ लेते हैं, पढ़ने में क्या दिक्कत है बच्चों, पढ़ तो हम सकते हैं। ऑन रिएक्शन विद AgNO3 सॉल्यूशन गिव्स अ व्हाइट PPT व्हिच इज सोल्यूबल इन अमोनिया। व्हाइट PPT मतलब AgCl की दे रहा है PPT, ये AgCl की PPT भी देगा जो अमोनिया में सोल्यूबल हो जाती है, क्योंकि जब आप AgCl सॉलिड को अमोनिया में डालते हो तो Ag अमोनिया T ट्वाइस प्लस Cl- ये सोल्यूशन बन जाता है और इसीलिए सोल्यूबल हो जाता है। क्लियर? करेक्ट फॉर्मूला, तो आंसर अभी भी डी रहेगा। तो बच्चों फिर से बता रहा हूं, नीचे टेस्ट दिया हुआ है, देना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आगे मैं पूरी कोऑर्डिनेशन अजय सर आपको काफी कुछ ऑर्गेनिक का यहाँ पे कवर करेंगे, बने रहिए साथ में। हर रोज कुछ ना कुछ आपको जरूर मिलेगा, और कोऑर्डिनेशन जब तक खत्म नहीं आएगी तब तक रुकेंगे नहीं। ठीक है, तब तक के लिए रखिए ख्याल, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।